प्रदेश के अंदर टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे और 25 दिसंबर को 60,000 युवाओं को हम लोगों ने लखनऊ में स्मार्टफोन और टैबलेट देने का कार्य किया था। इसके उपरांत मुझे अलीगढ़, सहारनपुर और गोरखपुर, कल मैं वाराणसी में था और वाराणसी के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अयोध्या के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। आज मैं इसलिए केवल उन 2000 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए यहां पर आया हूं। यद्यपि ये संख्या काफी बड़े पैमाने पर यहां के युवाओं को प्राप्त होनी है, क्योंकि हर स्नातक युवा को, प्रास्नातक युवा को डिप्लोमा डिग्री लेने वाले, चाहे वह मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों, नर्सिंग के हों, पैरामेडिकल के हों, फार्मेसी हो, सामान्य मानविकी, कॉमर्स, साइंस, पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई से जुड़े हुए उन सभी युवाओं को हम यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन ये सुविधा केवल स्मार्टफोन और टैबलेट तक ही सीमित नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके अभिभावक स्मार्टफोन या टैबलेट उन्हें उपलब्ध कराने में तो उनके सामने चुनौती होगी ही, लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऐसे भी होंगे जो इस पर ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन एग्जामिनेशन की दृष्टि से इन बच्चों को जो कंटेंट उसके साथ उपलब्ध हो रहा है उसका खर्चा वहन करने, या जो भी आप इसके माध्यम से टैबलेट का जो मासिक खर्च आता है इसको वहन करने में भी उनको दिक्कत होगी। इस दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि टैबलेट और स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले इन सभी 1 करोड़ युवाओं को एक समय सीमा के अंदर हम ये सुविधा तो उपलब्ध कराएंगे ही, इनको हम लोग अच्छे कंटेंट के लिए इन्फोसिस जैसी संस्था के साथ हमने इसके साथ एमओयू की कार्रवाई आगे बढ़ाई है। अच्छा वैश्विक स्तर का कंटेंट उपलब्ध हो हर एक स्तर के क्लास के बच्चों को, लेकिन साथ साथ डिजिटल एक्सेस भी हम लोग उन बच्चों को फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जिससे मां बाप पर अतिरिक्त खर्चा न आने पाए और युवा बेखौफ होकर के इस डिजिटल क्रांति का लाभ ले सके। एक सुविधा हम इसमें ये देने जा रहे हैं और दूसरी सुविधा हम इसमें देने जा रहे हैं कि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिन युवाओं को पता नहीं होता है कि वह अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद उन्हें क्या करना है। वे अभी भी उधेड़-बुन में रहते हैं। उन सभी युवाओं की दृष्टि से हमने टैबलेट में एक व्यवस्था भी दी है, स्मार्टफोन पर भी हम एक व्यवस्था दे रहे हैं कि वे सभी युवा इस बात को देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिन योजनाओं का लाभ लेकर के वे अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना, एक जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं, अभ्युदय की योजना, जिन योजनाओं के माध्यम से युवा न केवल अपने पाठ्यक्रम को बल्कि पाठ्यक्रम के उपरांत भी उसे अपने जीवन के लिए कौन सा क्षेत्र चयन करना है उस चयन के लिए भी उस प्रकार की सुविधा आपके टैबलेट और आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध रहेगी और उसके अनुरूप फिर अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का आप कार्य कर पाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हो रही है, इसी सत्र में लागू हो रही है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप उसके रूप तकनीकी रूप से दक्ष भी हो पाएंगे और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, सरकार ने एक निर्णय और लिया था। याद करिए, जब कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन के दौरान
आपने इस बात को देखा होगा कि प्रदेश के लगभग 15,000 युवा, ये लोग, उनके अभिभावकों ने उन्हें कोटा में कोचिंग के लिए भेजा था। कोई नीट की यानी मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी, प्रवेश परीक्षा के लिए वे तैयारी कर रहे थे, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, कोई एनडीए की, कोई सीडीएस की, कोई यूपीएससी की, कोई उत्तर प्रदेश पीएससी की, कोई अन्य अलग अलग प्रकार की सेवाओं के लिए वे वहां तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन लगा और कोटा के अंदर तेजी के साथ कोरोना फैलने लग गया और अभिभावकों में चिंता हुई क्योंकि आवागमन बंद था। मेरे पास बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने फोन किया। मैंने राजस्थान सरकार से फोन करके बातचीत की। मैंने कहा, भाई हमारे यहाँ के बच्चे हैं, उन बच्चों को हम सुरक्षित लाना चाहते हैं, आप उसमें कुछ मदद कर दीजिए। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तब मैंने उस समय 500 बसें उत्तर प्रदेश सरकार की यहां से भेजी, उनके साथ फोर्स भेजी और 15,000 बच्चों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की कार्रवाई उस समय हम लोगों ने की। भाइयों बहनों, तब मैंने उस समय इस बात को संकल्प लिया था कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के युवा को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर न जाना पड़े। इसके लिए हर जनपद में हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और फिर हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग की शुरुआत की थी। अभ्युदय कोचिंग आज भाइयों बहनों आपके जनपद में तैयार है। और ये अभ्युदय कोचिंग में कौन लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं? इसमें सहयोग कर रहे हैं जिन्होंने स्वयं उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। आज कोई जिलाधिकारी है, कोई सीडीओ है, कोई आपके यहां वीसी है, कोई एसएसपी है, कोई यहां पर एसपी सिटी होगा, या कोई पुलिस आईपीएस होंगे, पीपीएस होंगे, पीसीएस होंगे, चिकित्सक होंगे। यही लोग आपको अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए आपके लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं। दोनों प्रकार के, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन क्लासेस लेने की व्यवस्था उसके माध्यम से दी जा रही है। और सरकार ने इसलिए अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए 10,000 उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं को भी टैबलेट के साथ जोड़ने का कार्य किया, टैबलेट उपलब्ध कराया है। जो लोग आर्थिक रूप से इस खर्चे को वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन उनको एक मंच मिलना चाहिए था, वो सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया है। और आज ये पूरी प्रक्रिया युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश भर में चल रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश का युवा पूरे देश के अंदर छाता हुआ दिखाई देगा। आज के स्मार्टफोन वितरण की जो कार्रवाई है और टैबलेट देने की जो कार्रवाई है, भाइयों बहनों, आपको वास्तव में जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे युवा राज्य है, यानी युवा राज्य का मतलब सबसे अधिक युवा उत्तर प्रदेश में है देश के अंदर। तो सबसे अधिक युवा है तो इस युवा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिलना भी चाहिए। लेकिन मिले इसके लिए हमें तकनीकी दृष्टि से अपने युवाओं को उतना ही दक्ष भी बनाना पड़ेगा। और युवाओं को तकनीकी दृष्टि से दक्ष बनाने के लिए आज ये कार्यक्रम यहां पर आपके लिए विशेष रूप से आयोजित हुआ है। आपने देखा होगा, अभी मैं एक सप्ताह पहले भी आया था कुछ कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए। कल गडकरी जी आए होंगे, इससे पहले माननीय गृह मंत्री जी यहां आए थे, इससे पहले प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इसी कमिश्नरी में सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के साथ हुआ था। लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, कार्यक्रम पे कार्यक्रम। लेकिन आज का कार्यक्रम युवाओं के दृष्टि से सबसे अभिनव कार्यक्रम है। हमारा युवा भी अब केवल युवा स्मार्ट ही नहीं, वह तकनीकी दृष्टि से भी स्मार्ट युवा के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए तैयार हो जाए। आज इस दृष्टि से हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, यह सीम है, यह सीम है। भगवान वेदव्यास ने तो महाभारत में कहा था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार जो मानवीय पुरुषार्थ है, इससे जुड़े हुए जो कुछ भी दुनिया के अंदर है वह महाभारत में है। और महाभारत में जो नहीं वह दुनिया में कहीं नहीं।
हमें आज के परिप्रेक्ष्य में करना होगा कि मानवीय पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चारों ओर इर्द गिर्द घूमता है, और उससे जुड़ी हुई जो भी चीज होगी वह भारत में होगी, वह उत्तर प्रदेश में होगी, वह भगवान राम की धरती पर होगी, वह भगवान कृष्ण की धरती पर होगी, वह बाबा विश्वनाथ की धरती पर होगी, वह गंगा यमुना और सरयू की धरती पर होगा। और जो यहां पर नहीं होगा दुनिया के अंदर कहीं भी वहां नहीं होगा। यह दावा हम सबको आज के दिन पर करने की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और उस तैयारी के लिए आज हम सब यहां पर आपके साथ जुड़ने के लिए आए हैं। कल यहां पर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ के साथ ही अयोध्या का एक नया रिंग रोड बनाने की कार्रवाई का शुभारंभ करने के लिए गडकरी जी आए थे। अयोध्या अब विश्वस्तरीय नगरी बनेगी। त्रेता युग की याद को तरोताजा करने के लिए प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या के निर्माण, अयोध्या को उस दृष्टि से यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए अयोध्या को भौतिक विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में भी अब सरकार ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। आप देखेंगे कुछ ही समय के बाद अयोध्या में हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधा अयोध्या को देने जा रहे हैं। यानी अयोध्या में आप बैठे, याद करिए, आज से 2000 वर्ष पहले की मान्यता है, कोरिया इस बात को मानता है कि 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी अयोध्या से जल मार्ग से होते हुए वह कोरिया पहुंची थी। और आज हम इस बात को कह सकते हैं कि अब अयोध्या में हम लोग एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस रूप में बनाएंगे कि अयोध्या से कोई भी व्यक्ति देश और दुनिया की दूरी को कुछ ही घंटे के अंदर पूरा कर सकता है। ये सुविधा आने वाले समय में अयोध्या को प्राप्त होने जा रही है। अयोध्या विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, दीपोत्सव ने उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम किया, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया था, तो वह 500 वर्षों के उस इंतजार को दूर कर दिया जिसके लिए अनेक पूर्वजों को अपने को बलिदान करना पड़ा था। ये वही अयोध्या है जहां पर राम का नाम लेने पर लोग यहां के युवाओं के खिलाफ, यहां के संतों के खिलाफ, यहां के नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, एफआईआर लॉन्च करते थे। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर जय श्री राम है, आज हर नौजवान कहता है। और भाइयों बहनों, अब तो यहां अयोध्या वासियों की नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया राम राम तो कहती ही है, लेकिन विपक्ष को भी अब अयोध्या ने जय श्री राम कह दिया है। अब तो विपक्षी नेता भी इस बारे में कह रहे हैं कि हम भी अयोध्या दर्शन करेंगे। अब तो उनको भी अयोध्या नजर आने लग गई है। भाइयों बहनों, जो कहते थे कि अयोध्या में पर भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आज अयोध्या के वैभव पर, अयोध्या के विकास पर और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की इस नई अयोध्या को देखने के लिए वे लोग भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं। अब अयोध्या विकास की जिन नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है, हर अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उसके अनुरूप बने, हम भी अयोध्या को उसके अनुरूप बनाने की कार्रवाई करें। और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। याद करिए, 2014 के पहले किसी गांव में जाते थे, गांव की सड़कें गंदी होती थी, चलने लायक नहीं होता था, बदबू आता था। स्वच्छ भारत मिशन ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आज हर गांव को स्वच्छता के एक नए मानक पर नई प्रतिस्पर्धा के साथ खड़ा किया है। अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य का खर्चा अपने आप कम हो जाता है, और स्वास्थ्य, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो अपनी समृद्धि का मार्ग स्वयं ही खोल लेता है। यानी समृद्धि, लक्ष्मी आती वहां है
जहां पर स्वच्छता रहती है। दीपावली के पहले हम साफ सफाई क्यों रखते हैं, क्यों करते हैं घरों की? इसलिए करते हैं जिससे देवी लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, धन और ऐश्वर्य से भरपूर हमारे घर को कर ले। गंदगी रहेगी तो देवी लक्ष्मी नहीं आएगी, दरिद्रता आएगी। पिछली सरकारें उस दरिद्रता की प्रतीक थी, पिछली सरकारें उस अराजकता की प्रतीक थी, पिछली सरकारें विकास के लिए नहीं करती थी। प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने के लिए, विखंडन की ओर ले जाने के लिए, वर्ग संघर्ष करने के लिए, जातीय दंगों को फैलाने के लिए पिछली सरकारें कार्य करती थी। और यही कारण था, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था प्रदेश में। पिछले 4.5 वर्ष के अंदर, यानी 5 वर्ष होने जा रहे हैं, 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। आज दंगा हो भी नहीं सकता। लोग कहते थे कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि का फैसला हो गया तो खून की नदियां बहेंगी। तब मैं कहता था, मच्छर भी नहीं मरेगा, क्यों फालतू बात करते हैं? एक बार फैसला होने दो, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ने दो, प्रदेश में राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी। भाइयों बहनों, ये राम राज्य वही है, हर गरीब को बिना भेदभाव के मकान मिल जाना। 43 लाख गरीबों को एक आवास मिला है। 43 लाख गरीबों को 1947 से लेकर के 2017 तक अगर हम जोड़ दें तो 43 लाख लोगों को 70 वर्षों में नहीं मिला था जितना हमने 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गरीबों को आवास दिए हैं। 70 वर्षों में जितने लोगों को सरकार की ओर से शौचालय नहीं मिले थे, उतने लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर शौचालय निर्माण करके उतने गरीबों के घर में शौचालय दिए। 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में जितने लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिले थे, उससे ज्यादा लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं। जितने लोगों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिले थे, उतने लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए हैं। और 70 वर्षों में जितना विकास उत्तर प्रदेश और अयोध्या में नहीं हुआ था, 5 वर्ष में उतना विकास उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश के अंदर और अयोध्या के अंदर भी हुआ है। बदलती हुई अयोध्या, बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का एक नया उत्तर प्रदेश के रूप में हम सब के रूप सामने एक संदेश दे रहा है। पिछली सरकारें युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करती थी। कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली पे निकल पड़ते थे, पूरा गैंग निकलता था वसूली में। जिले जिले में इनके गैंग के लीडर थे और सभी लोग अपनी अलर्ट टोपी लगा करके निकलते थे और वसूली करते थे। पैसा भी जाता था, भर्ती विवादित होती थी, न्यायालय स्टे लगाता था, युवा को नौकरी भी नहीं मिलती थी। और अगर कभी कोई रिजल्ट आ ही गया तो उसमें कितना भेदभाव होता था, योग्य युवाओं को नहीं मिलता था। अयोध्या की तो बारी आती ही नहीं थी। अयोध्या से तो उनको इतना बैर था कि अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहते थे। वो अलग विषय है कि प्रभु राम की ऐसी कृपा हुई कि आज उनको भी मालूम है कि राम का नाम तो एक बार लेना ही लेना होता है। कुछ लोग अपने हर कार्य में राम का नाम लेते हैं। कुछ लोगों की विदाई के समय राम नाम सत्य है कि भी उच्चारण होते हैं। इसलिए जीवन में एक बार राम का नाम लेना ही होता है। और भाइयों बहनों, ये लोग अयोध्या के नाम से परहेज करते थे। अयोध्या के बारे में अगर किसी ने कह दिया, मुझे याद है एक बार एक गृह सचिव ने अयोध्या पे एक बैठक बुला दी, अयोध्या की सुरक्षा और अयोध्या के बारे में। पिछली सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। अयोध्या में बैठक क्यों बुला दी? यानी अयोध्या में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। इन लोगों को गरीबों की चिंता नहीं थी, इनको युवाओं की चिंता नहीं थी, इनको किसानों की चिंता नहीं थी, इनको प्रदेश के
बेटियों की भी चिंता नहीं थी, इनको चिंता थी उन आतंकवादियों की जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते थे। याद करिए पिछली सरकार का पहला फैसला क्या था? पिछली सरकार का पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को मुकदमों को वापस ले लेना। और हमारा पहला फैसला था, हमारी सरकार आई, हमने कहा पहले प्रदेश के अंदर जितने इलीगल स्लॉटर हाउसेज होंगे इनको बंद करेंगे, अवैध बूचड़खानों को बंद किया, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया और प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर किया था। आप देख सकते हैं बीजेपी की सरकार आती है तो बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देती है, अवैध बूचड़खानों को बंद करती है और किसानों का कर्ज माफ करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेती है और उसी दिन कोसी कला से दंगा शुरू हो जाता है। यानी पहले दंगे की शुरुआत कहां हुई थी? आज बहुत सारे लोगों के सपने में भगवान कृष्ण आ रहे हैं। भगवान कृष्ण सचमुच उन्हें कोसते होंगे सपने में, और इस बात के लिए कोसते होंगे कि भाई कैसे नालायक थे कि जब सत्ता दी तो मेरी ही मथुरा में पहला दंगा करवा दिया, और फिर जब कुछ और अवसर मिला तो मथुरा में जवाहर बाग का घटना करवा दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी का ही एक सरगना एक पार्क पर, एक विशाल पार्क पर कब्जा करके जबरदस्ती पुलिस पर गोली चला दिया था। एक एडीएम सिटी द्विवेदी, मुकुल द्विवेदी शहीद हो गए थे। ये तो पिछली सरकारों के कारनामे थे, और अपने वे कारनामे उन्हें याद नहीं आते। जब दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर के उन्हें सम्मानित करते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे, बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए अपराधियों को छुड़ाने के लिए कहते थे कि रे तो गलती हो जाती है। भाइयों बहनों, आज गलती हो नहीं जाती है। अगर कोई गलती करता है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करता है, व्यापारियों की संपत्ति को जबरन हथियाने का कार्य करता है, राह चलते हुए नागरिक पर जबरदस्ती गोली चलाता है, तो उसको भी कहा जाता है कि चलो तुम्हें भी इसका जवाब देते हैं। प्रदेश सरकार का बुलडोजर उसके पीछे चलता है और उसके नैतिक कमाई को पूरी तरीके से ध्वस्त करके उसको ठीक ढंग से जवाब भी दे देती है। भाइयों बहनों, आज प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, और उसमें आप सभी युवाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। कितने नौजवानों ने यहां वैक्सीन लिया है? बहुत सारे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। 15 से लेकर 17 तक के युवाओं को वैक्सीन लेना है। हमने 16 जनवरी तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दिए। केवल वैक्सीन लेने वाले बच्चे ही स्कूल जाएंगे। 15 वर्ष से ऊपर का हर छात्र वैक्सीन जरूर ले ले। ये वैक्सीन फ्री में है और कोरोना का सबसे अच्छा सुरक्षा कवच भी है। सबसे अच्छा सुरक्षा कवच है। आप देखे होंगे जब बड़ी मात्रा में वैक्सीन लोगों ने लिया, तो अब जो थर्ड वेव आ रही है, थर्ड वेव में कोरोना उतना खतरनाक नहीं है, ऑक्सीजन की समस्या नहीं। हमारे पास वर्तमान में जो हमारे पास लगभग 4,000 एक्टिव केस प्रदेश में हैं, ये 4,000 में से आप आश्चर्य करेंगे कि 4,000 जो मामले हैं, इन 4,000 में से 3,900 से अधिक लोग अपने घर में रहकर के आराम से उपचार करा रहे हैं, और चौथे पांचवें दिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जा रही है। लेकिन बीमारी तो है। जैसे वायरल फीवर होता है, व्यक्ति सावधानी रख ले, घर में आराम कर ले। कोरोना में संक्रमण है तो संक्रमण के दौरान थोड़ा सतर्कता बरत ले, अलग रहे, घर के अन्य लोगों से, बीमारों से, बच्चों से, बुजुर्गों से थोड़ा दूर रहे, तो हर व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है।
ये कार्यक्रम सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं हम, जहां पर स्मार्टफोन का वितरण छात्र छात्राओं को किया जा रहा है। टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हो रहा है। तो मंच पर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जहां पर स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। छात्राओं को यहाँ पर टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रही है।